नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, रात 8 बजे में आपका स्वागत है। नेपाल भूकंप के कहर से कराह रहा है और विपदा की इस घड़ी में नेपाल की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है। किस तरीके से नेपाल पर टूटा है कहर और कैसे नेपाल इस कहर से उबरने की कोशिश कर रहा है, देखिए हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। शनिवार को आए भूकंप के बाद नेपाल से पहले चंद लोगों की मौत की खबरें आई और फिर हर बीतते पल के साथ ये आंकड़ा बढ़ता गया। पहले 100, फिर 150, फिर 250, फिर 500, फिर 600, फिर 700 और इसके बाद 1000 और अब 2000 को पार करता हुआ। इससे कई गुना घायल। राहत और बचाव कार्य की किस पैमाने पर जरूरत है, इसे महसूस किया जा सकता है। इस जरूरत और पड़ोसी धर्म को भारत ने फौरन महसूस किया। तभी तो भूकंप से खुद प्रभावित होने के बावजूद पीएम मोदी ने आपात बैठक कर छोटे भाई सरीखे नेपाल की मदद का ऐलान कर दिया। राहत के विमान और हेलीकॉप्टर रवाना होने लगे। ये आपदा कितनी भयानक होती है उसकी मैं कल्पना भली भांति कर सकता हूँ। नेपाल पर क्या बीतती होगी, उन परिवारों पर क्या बीतती होगी, उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे, उनको साथ भी देंगे। नेपाल भारत का पड़ोसी नहीं, दोनों का आपस में रोजी रोटी और शादी ब्याह और खून का रिश्ता भी है। यही वजह है कि नेपाल के दर्द को भारत पराया या पड़ोसी का दर्द नहीं समझता। 81 साल बाद नेपाल में आई भारी तबाही के बाद अगर भारत सबसे पहले मददगार बनकर सामने आया तो यूं ही नहीं, नेपाल की तरफ मदद के बड़े हाथ को पड़ोसी देश ने बेहद विनम्रता से स्वीकार भी किया। भारत सरकार ने फुल अलर्ट करके एनडीआरएफ की टीम, अपने आप के जैसे सैनिक विमान सेवाएं, जो रेस्क्यू टीम्स वगैरह, मेडिकल असिस्टेंस, वो सारा जैसे अपना प्रयास और रात भर जैसे आपकी जैसे तैयारी की, जहाज पहुंचा। और सबसे पहला ये भारतीय है कि जो नेपाल में आपकी इस आज की दैवीय विपद में सबसे आगे पहुंचा है। भारतीय सेना संकट काल में मुसीबत के मारों की सबसे बड़ी दोस्त है। ये बात एक बार फिर साबित हुई। भारतीय वायुसेना के विमान खराब मौसम और मुश्किल हालात में आसमान पर मंडराने लगे। भारत की तरफ से राहत बचाव कार्य के लिए नेपाल में 4 विमान तैनात किए गए। हम लोगों ने 3 जगहों में अपनी टीमें बांट रखी हैं। एक बख्तापुर जगह है जहां हमारी 3 टीमें हैं, एक ललितपुर है जहां हमारी 2 टीमें हैं और काठमांडू वैली में हमारी 2 टीमें कार्यरत हैं। और अभी रात में 15 लोगों को हम लोगों ने सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू करके लाया है। दोस्ती का यह हाथ पहले से ज्यादा मजबूत होगा। नेपाल कुदरत के कहर से उबरेगा और भारत की मदद से पुरानी रफ्तार फिर से पकड़ लेगा, ये तय है। काठमांडू से प्रभाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो भूकंप से हुई तबाही से नेपाल करा रहा है। काठमांडू से कांतिपुर तक, पोखरा से ललितपुर तक, हर जगह तबाही के निशान बिखरे हुए हैं। 2200 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग अभी भी जख्मी हैं। और इस मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया ने नेपाल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। इस मुश्किल घड़ी में भारत भी कंधे से कंधा मिलाकर नेपाल के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि नेपाल में आए इस भयावह भूकंप के बाद IBN 7 की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे सहयोगी कुदरत के इस कहर से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर भेज रहे हैं। देखते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में जलजला, भयानक भूकंप ने सैकड़ों की जान ली। हर तरफ दुख, मातम, बेबसी। पल पल की कवरेज के लिए नेपाल पहुंची नेटवर्क 18 की सबसे बड़ी टीम। भूकंप के हर अपडेट के लिए देखते रहिए IBN 7।
शनिवार को नेपाल पर बरपा कुदरत का कहर। देखते ही देखते भूकंप ने सैकड़ों जिंदगियां ले ली। नेपाल के कई शहरों में भूकंप से भीषण तबाही मची। इस तबाही का खौफ लोगों के जहन में इस कदर समाया हुआ है कि हजारों लोग अब भी अपने घरों में लौटने को तैयार नहीं। तमाम दिक्कतों के बावजूद हजारों लोग खुले आसमान के नीचे दिन रात काट रहे हैं। कोई सड़क पर, कोई गार्डन में है तो कोई स्टेडियम में। हम मौजूद हैं काठमांडू शहर के बीचों बीच टूडी खेल मैदान में, और ये मैदान लोगों के खेल कूद के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो ये पूरा का पूरा रिफ्यूजी और रिलीफ कैंप लगता है, और इसमें हजारों हजार की संख्या में फैमिली मेंबर्स जो हैं, वैसे लोग जो जिनका इसमें नुकसान हुआ है इस अर्थक्वेक से, वो लोग यहाँ पे पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आप काठमांडू शहर में अभी घूमेंगे तो आपको पूरा का पूरा शहर जो है वो एक रिलीफ कैंप के रूप में दिखेगा। केवल फील्ड नहीं बल्कि सड़कों पे भी लोग बिस्तर लगा के रात में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहले घर पे सोते थे, आज के दिन में पिछले 24 घंटे से वो सड़क पे हैं, और इस डर से अपने घर के अंदर नहीं जा रहे हैं कि कब फिर दोबारा भूकंप आ जाए। सरकार की तरफ से हालांकि कुछ कैंप्स लगाए गए हैं, कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, कुछ पानी की व्यवस्था की गई है, वाटर टैंकर्स लगाए गए हैं, लेकिन तभी भी जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं उसको देखते हुए जो अरेंजमेंट किया गया है वो नाकाफी है। आप शायद महाराष्ट्र से हैं? हाँ, महाराष्ट्र से हैं हम। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, और हम महाराष्ट्र के जो भी फैमिली है हमारे रिलेशन में सांगली जिला और आसपास के जिले के हैं, पश्चिम महाराष्ट्र से, सभी सेफ तो है अभी, लेकिन खाने पीने की चीजों का और पानी की समस्या हो रही है। और यहाँ पे जो भी उपचार हो रहा है, जो लिमिटेड सोर्सेज है उससे तो मिल रहा है। जब मैं अगर इनकी फैमिली को मैं आपको दिखा सकूं तो ये पूरा परिवार है इनका, छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि देखिए इनका जो कुत्ता है वो भी आया हुआ है, उसे भी ये लेके आए हुए हैं। और अपने लोग अपनी, या तो जिनके पास साधन है वो अपनी गाड़ियों में रात गुजार रहे हैं। वो देखिए वहाँ एक महिला बैठी है, वो गाड़ी लगा के उसके अंदर बैठी है। तो सबसे सेफ जगह ये माना जाता है जिसमें कि गाड़ी लगा के आपने फील्ड में और उसके अंदर आप सो गए। और ये छोटे बच्चों के साथ पूरा का पूरा परिवार सड़क पे रात गुजार रहा है। ये आप जब मैं खड़ा हूँ, ये एक सड़क है जहाँ पर कि कभी गाड़ियाँ दौड़ती थी, और ये फील्ड के अंदर बना हुआ है। आज के दिन में लोग उस पे अपनी रात गुजार रहे हैं। तो ये इस तरह की जो त्रासदी की कहानियां हैं वो पूरे काठमांडू में चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, और जो सरकारी मशीनरी है वो अभी इसी में लगी हुई है कि किसी तरह से जो मलबे में फंसे लोग हैं उन्हें निकाला जा सके, उन्हें निकालने की कोशिश की जा सके। और अभी इस ओर ध्यान पूरी तरह से नहीं गया है कि जो लोग सड़कों पर रात गुजार रहे हैं उनके खाने पीने का क्या प्रबंध होगा, वो पानी कहाँ से पिएंगे, छोटे बच्चों का दूध कहाँ से आएगा। तो इस तरह की चीजों पे अभी पूरी तरह से सरकार का ध्यान नहीं गया है। शनिवार तक नेपाल की पहचान रही धरहरा मीनार जमींदोज हो चुकी है। भूकंप के झटकों ने इस 9 मंजिला मीनार को पल भर में मलबे में तब्दील कर दिया। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा लोगों की मौत इसी मीनार के आसपास हुई, क्योंकि छुट्टी का दिन होने की वजह से लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ जुटी थी। हम काठमांडू शहर के बीचों बीच सुंदरा टावर पे मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां उम्मीद की जा रही है, एक आशंका है कि सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। ये एक हेरिटेज साइट हुआ करता है काठमांडू के बीच में, काफी पुराना टावर है, 7 फ्लोर का टावर है। और अमूमन यहाँ छुट्टियों के दिन और ऐसे भी वर्किंग डेज में भी बड़ी संख्या में लोग पूरे परिवार के साथ आते थे, यहाँ छुट्टियां मनाने आते थे, पिकनिक मनाते थे। साथ में यहाँ रेस्टोरेंट भी था इस कैंपस में। और ये 7 फ्लोर के टावर पे ऊपर जब आप चढ़ते तो पूरा काठमांडू का विहंगम दृश्य आपको दिखता। जिस दिन ये घटना हुई है, कल की बात है, उस दिन भी वो सैटरडे था जो कि यहाँ पे छुट्टी होता है। जैसे हमारे भारत में संडे को छुट्टी होती है, यहाँ सैटरडे को छुट्टी होती है। और बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ लोग इस टावर के ऊपर मौजूद थे। और जैसा लोकल्स हमें बता रहे हैं कि लगभग 500 से ऊपर टिकट बिक चुके थे, और वो लोग वहाँ पे मौजूद थे जब ये अर्थक्वेक आया है, जब ये भूकंप आया है। और काफी बड़ी संख्या में लोग इसके अंदर दब गए। जैसा हमें बताया जा रहा है कि लगभग 100 के आसपास डेड बॉडीज जो है वो इससे ऑलरेडी निकाला जा चुका है। लेकिन जो सही सरकारी आंकड़े हैं वो हमारे पास नहीं आए हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं सेना के जवान, पुलिस के जवान
यहाँ पे राहत और बचाव कार्य शुरू किए हुए हैं, लेकिन अब इसमें से किसी के भी जिंदा बचने की आशंका लगभग खत्म सी होती जा रही है, क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं और जिस तरह का मलबा हमारे सामने ये दिख रहा है उसमें ये उम्मीद करना कि इसके अंदर में कोई भी व्यक्ति जिंदा बचा हो ये बहुत ही मुश्किल है। तो अब अगर यहाँ से कुछ निकलेगा भी तो शायद कुछ और लाशें निकलेंगी और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है वो सेना के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनकी देखरेख में किया जा रहा है। और काठमांडू में ऐसे कई जगह अभी भी बचे हैं जहाँ पर कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है और किया जाना बाकी है। और इस सबसे ज्यादा जो चिंता वाली बात है वो बात है रूरल नेपाल की, जो पोखरा और उसके सटे हुए जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे कि अभी तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है, किसी तरह की कोई सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है। और जो भी मदद हो पा रही है वो लोग जो हैं वो खुद ब खुद अपने स्तर पे कर रहे हैं। भूकंप ने नेपाल की राजधानी काठमांडू को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ भूकंप का शिकार हुए हैं। हालत यह है कि काठमांडू का नेशनल ट्रॉमा सेंटर मरीजों से पट गया है। जगह नहीं होने की वजह से घायलों को अस्पताल के बाहर भी रखा गया है। हम मौजूद हैं काठमांडू के जो मेन सरकारी अस्पताल है उसके ट्रॉमा सेंटर में। ये वही ट्रॉमा सेंटर है जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान काठमांडू दौरे के दौरान इनॉग्रेट किया था। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो कैमरे की स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इस घटना में माइनर रूप से इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद हो गई है रोगियों की। क्योंकि जो माइनर इंजरी वाले लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल से बाहर लॉबी में वेटिंग एरिया में उन्हें लेटा दिया गया है। और अंदर जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो सीरियसली इंजर्ड पेशेंट्स हैं उन्हें रखा गया है। ये मेन ट्रॉमा सेंटर है, सरकारी अस्पताल है और इसे भारत सरकार ने बनवाया था। नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेट किए थे, इसके उद्घाटन किए थे जब वो काठमांडू के दौरे पे आए थे। हमें जो बताया गया है कि लगभग 12 बजे से, कल 12 बजे से जब से ये घटना हुई है तब से लगभग 1000 से ऊपर लोगों का यहाँ इलाज किया जा चुका है। इसी अस्पताल में लगभग 85 के आसपास मृत्यु हो चुकी है। कुल मृतकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी बहुत सारे ऐसे इंजर्ड हैं जिनका ऑपरेशन किया जा रहा है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और डॉक्टर्स जो है वो पिछले 24 घंटे से पिछले शनिवार को लगभग 12 बजे से जब से ये घटना हुई है तब से लगातार ड्यूटी पे हैं, लगातार उनका काम जारी है। डॉक्टर, एक आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, यहाँ पे जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनकी क्या तादाद है और किस कंडीशन में है ज़्यादातर पेशेंट्स? So we are managing by ourselves. We are managing with the stock resources we have, the medicines. We are also providing them some food. We are managing those people who accompany them also. It's very difficult, but actually we are trying to manage with this free of cost medicines and everything. But we अभी तक कितने पेशेंट्स यहाँ आए हैं, उसमें कितने क्रिटिकली इंजर्ड हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस हॉस्पिटल में? Actually, we have 2 hospitals nearby here, so patients who are more serious are also referred from there. So I think we don't have exact data because people are coming and going, and more than 1,000 patients visited yesterday, like in total, to our hospital, and around 200 people are admitted here now. तो ये काफ़ी बड़ा सेटअप है यहाँ पे, जो इमरजेंसी का सेटअप है, लेकिन हम इसके आगे नहीं जाना चाहते, इसके अंदर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे जाने से जो पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है उन्हें परेशानी होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यही जो घायल हुए हैं लोग इस अर्थक्वेक में, उनका इलाज का यही एपिसेंटर होगा, यही जगह होगी जहां पे कि लगातार गतिविधियां जारी रहेंगी। और कल जब और लोगों को निकाला जाएगा, जैसे हमें जानकारी दी जा रही है कि बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि अभी अंदर फंसे हुए हैं, तो जैसे और लोगों को निकाला जाएगा तो यही वो जगह है जहां उन्हें लाया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। तो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ की गतिविधियां जो है वो जारी रहेंगी, यहाँ की गतिविधियां जारी रहेंगी। और जिस तरीके से यहाँ भीड़ बढ़ी है अचानक, वो हॉस्पिटल उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स की शाबाशी आप इसे कह सकते हैं कि लगातार पिछले 24 घंटे से वो ड्यूटी पे हैं, काम कर रहे हैं। और नेपाल पर बरपे कुदरत के कहर का शिकार दूसरे देशों से आए सैलानी भी हुए। इनमें बड़ी तादाद भारतीयों की है। अब ये सैलानी तुरंत अपने घर लौटना चाहते हैं। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट की हालत दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी बदतर हो गई है। हजारों लोगों की भीड़ एयरपोर्ट पर मौजूद है, जो किसी भी सूरत में जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं। हम मौजूद हैं काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल पे। और अभी अगर आप देखेंगे यहाँ का दृश्य
तो ये किसी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा क्योस यहाँ पे है। यही वो जगह है जहाँ पे कि जितने भी विदेशी यहाँ फंसे हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे किसी भी देश के हों, वो उन्होंने भीड़ लगाया हुआ है। यहाँ पे एक तरह से कमोशन मचा हुआ है, क्योस मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है वापस अपने घरों को लौटने के लिए। अगर मेरे कैमरे की नजर से मैं आपको दिखा सकूं, आप जिधर देखेंगे केवल आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोगों ने अपनी रात गुजारी है ओपन में। अगर आपको दिखाऊं, ये मेकशिफ्ट टेंट, प्लास्टिक टेंट और तंबू लगा के लोगों ने खुले में अपनी रात गुजारी है। और जब ये अर्थक्वेक आया, जब ये भूकंप आया, उसके बाद जो विदेशी थे वो बड़ी संख्या में सीधे एयरपोर्ट की ओर भागे और एयरपोर्ट पे उन्हें जब फ्लाइट नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ के गार्डन में, यहाँ की सड़कों पे, सड़कों के किनारे अपने तंबू लगा लिए और पूरी की पूरी रात यहाँ गुजारी, क्योंकि एक सुरक्षित जगह है, यहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हमें बताया गया है कि जो इंडियन एम्बेसी है उसकी तरफ से स्पेशल प्लेन्स भी आ रहे हैं और जो लोगों को लेके जाएंगे। कल 2-4 प्लेन यहाँ से लेके लोगों को इंडिया की ओर वापस गए और विदेशी टूरिस्ट भी वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं जो कि फंसे हुए हैं और जो उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें टिकट मिल जाए और वो वापस अपने देश को लौट सकें। What brings you here? It seems that you spent your night over here. We did the Everest Base Camp trek and ended up in Pokhara, so we just got back from there this morning. I can see, मैं देख सकता हूँ एक इंडियन फैमिली भी है यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ। मैडम, आप यहाँ पे बैठी हैं सूटकेस के साथ, क्या वापस इंडिया जाने की तैयारी? क्या टूरिस्ट एक्चुअली आए थे घूमने के लिए। कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं, पटना से, तो वापस जाने का अब देखते हैं कब मिल जाए। तो यहाँ पे पटना के लिए फ्लाइट है नहीं, एक्चुअली दिल्ली जाएंगे। दिल्ली के लिए तो है ना अभी जो रेस्क्यू फ्लाइट दे रहे हैं, तो उसी से प्लान है। अब देखते हैं ना, लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई है, लाइन में लगे हुए हैं मेरे हस्बैंड। देखते हैं अब जब भी लाइन में आ जाए हम लोग का नंबर। क्या आपने रात भी यहीं गुजारी है कि अभी सुबह? नहीं, अभी आए हम लोग, सुबह से बैठे हैं यहाँ पे आके। अब देखते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, केवल इंडियंस नहीं बल्कि बहुत सारे देशों से। आप ये आपको समझना होगा कि ये काठमांडू और नेपाल के लिए पीक टूरिस्ट सीजन है। जैसे जैसे गर्मी चढ़ती है वैसे वैसे वहाँ टूरिस्ट जो है उनकी संख्या बढ़ती जाती है और ये पीक टूरिस्ट सीजन है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे देशों से लोग यहाँ आए हुए थे। और जैसे ये भूकंप का झटका पड़ा है, सारे लोग के अब एक ही सारे लोगों की तमन्ना है कि किसी तरह से सुरक्षित वापस अपने घरों को लौट सकें। काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त भी पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन अब इसे भोले भंडारी की कृपा कहिए या कुदरत का चमत्कार, इस भीषण भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर को रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आसपास की कुछ इमारतों को मामूली नुकसान जरूर हुआ है। हम मौजूद हैं काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में और ये हिंदुओं के लिए, पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा धर्मस्थल है। जब कल भूकंप आया था, आज से लगभग 24 घंटे पहले, तो हजारों की संख्या में यहाँ लोग कतार में थे दर्शन के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो आंशिक क्षति हुई है उसके चलते बहुत ज्यादा लोगों को चोट नहीं आई है। हमें बताया गया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा कि लगभग 10 से 12 ऐसे लोग थे जिन्हें मामूली रूप से चोट आई है। ये काफी बड़ा कैंपस है, पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण का काफी बड़ा कैंपस है और जो मुख्य मंदिर का है, जो बिल्डिंग है, उसे किसी तरह की कोई क्षति नहीं आई है। लेकिन इस कैंपस के अंदर में और भी काफी सारी बिल्डिंग है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह की क्षति हुई है पशुपतिनाथ टेंपल में, ये जो बिल्डिंग है और उस तरह की कुछ और बिल्डिंगें हैं जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें कुछ लोग जो है उसमें घायल हुए हैं और 10 से 12 लोग घायल हुए हैं जो आंशिक रूप से घायल थे, जिन्हें बाद में अस्पताल में चिकित्सा के बाद उन्हें वहां से छोड़ दिया गया। तो जिस तरह की आशंका की जा रही थी उस तरह की क्षति जो है पशुपतिनाथ टेंपल प्रांगण में नहीं हुई है। और ये जो पूरा प्रांगण है, अब जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लोग आके यहाँ पर शेल्टर ले रहे हैं, यहाँ पे उनके खाने पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो एक तरह से टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ये सारी व्यवस्था की जा रही है कि लोग आके यहाँ पे जो अपने घरों में जाने से डर रहे हैं
वो आएं और यहाँ आके शरण लें और उनके खाने पानी का जो सारा बंदोबस्त है वो पशुपतिनाथ जो टेम्पल कमेटी है उसके द्वारा की गई है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ पूरे प्रांगण में हजारों की संख्या में लोग जो है वो शरण लिए हुए हैं। पड़ोसी के घर आफत आई तो दर्द हमने भी महसूस किया। इस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार ने नेपाल को हर मदद का भरोसा दिलाया है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और तमाम राहत सामग्री नेपाल पहुंचाई जा चुकी है और मदद का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत नेपाल के साथ है। इस वक्त हम मौजूद है इंडियन एयरफोर्स के कैरियर विमान में जो नई दिल्ली के पार्लम एयरपोर्ट से इसने उड़ान भरी है। ये AN-32 विमान है जिसमें इंडियन एयरफोर्स राहत सामग्री लेके जा रहा है। इसी प्लेन के साथ 2 और विमान C-130 हर्क्यूलिस और साथ ही 17 ग्लोब मास्टर भी यहाँ से उड़ान भर रहे हैं जिसमें राहत सामग्री मौजूद है। और हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कमांडर पांडे साहब मौजूद हैं जो इंडियन एयरफोर्स के PRO भी हैं। उनसे एक बार बात करते हैं कि क्या समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है इंडियन एयरफोर्स काठमांडू में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, राहत सामग्री जो है वहां पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सर, IBN-7 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन एयरफोर्स मदद कर रहा है, भारत मदद कर रहा है नेपाल की। कितने सॉर्टीज जा चुके हैं और कितना वहां पर समय लगेगा सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने में? देखिए, वी आर इनटू द जॉब सिंस यस्टरडे। Today morning we positioned about 8 helicopters in Kathmandu. They are doing the casualty evacuation and relief operation there. Now today 9 fixed wing sorties have been planned from Delhi to Kathmandu to mobilize the resources. These 9 sorties have got various types of aircraft like AN-32 Avros, C-130J Hercules, C-17 Globemaster, IL-76. So all these resources are in this. We are moving the relief equipment, food packets, medicines, plus the equipment used by NDRF team, plus the disaster relief manpower. So we are mobilizing the resources from central location in Delhi to Kathmandu. So this is where we are using this fixed wing aircraft. Now in this aircraft you can see we are carrying stretchers. Now once these items are offloaded in Kathmandu, in the return leg we bring the people those who have been evacuated or brought, and they have been evacuated from Kathmandu to further to Delhi. So in the return leg also we are using this aircraft to bring the people from the Kathmandu to Delhi. सर, इस विमान में कितने लोग आ सकते हैं? अगर ये सारा रिलीफ मटेरियल वहाँ पे हम देख के आए तो इस विमान में कितने लोगों को लाया जा सकता है? देखिए, इस विमान में कितने लोगों को ले जाया जा सकता है डिपेंड करता है कि अगर वो पैसेंजर्स कम लेगा, एक हॉप में वो काठमांडू से दिल्ली आ जाएगा। अगर वो ज़्यादा पैसेंजर्स लेगा तो बीच में इलाहाबाद या कहीं एक बार रिफ्यूलिंग करेगा तो ज़्यादा पैसेंजर्स को ला पाएगा, उस समय वो फ्यूल कम लेगा। सर, ग्राउंड सिचुएशन अगर बात की जाए तो किस तरीके का है ग्राउंड सिचुएशन? क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं आपको एनडीआरएफ को या फिर इंडियन आर्मी को? डिफिकल्टी कोई नहीं आ रही, जो हादसा होना था वो हो रखा है। अब हम लोग रिलीफ ऑपरेशंस में हैं। डिफिकल्टीज ये है जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं बेसिकली उनको जहाँ पे ब्रिजेस डैमेज हो गए, रोड डैमेज हो गए, इवैक्यूएशन में जगह पे पहुँचने के लिए डिफिकल्टी आ रही है। ऐसी जगह जहाँ एनडीआरएफ की टीम और ग्राउंड फोर्स पहुँच नहीं पा रही है, उन जगहों पर हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स के वहाँ पर उनको जो रेस्क्यू टीम है उनको वहाँ पहुँचा रही है, जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल के ला रही है। दर्शक हमारे बात करने के लिए तो आप ये तस्वीरों में देखिए, ये है AN-32 इंडियन एयरफोर्स का कैरियर विमान जो यहाँ से कुछ पत्रकारों को और साथ ही इन स्ट्रेचर्स 150 स्ट्रेचर्स रखे गए हैं इस विमान में। और ये सिर्फ एक है, हम इसी के साथ C-130 हर्क्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर भी है। इस पूरे ऑपरेशन को मैत्री नाम दिया गया है और साथ ही 5 डिफरेंट टाइप के प्लेन्स इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साथ ही 8 हेलीकॉप्टर्स को नेपाल में स्टेशन किया गया है, M-17 हेलीकॉप्टर्स को, जो कि वहां पर शॉर्ट ट्रिप्स कर रहा है और इवैक्यूएशन में मदद कर रहा है। प्रायोरिटी बेसिस पर जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसको वहां से लोगों को लाने में मदद कर रहा है। एनडीआरएफ और आर्मी जो है वो ग्राउंड पे काम कर। हजारों जिंदगियों पर कुदरत का दर्दनाक कहर बरपा है, लेकिन जिंदगी मुश्किलों से हारती नहीं, थमती नहीं। मुश्किलें इंसान का हौसला आजमाती हैं, कुछ सबक सिखाती हैं और जिंदगी
इस सबक से सीख लेते हुए फिर एक नए जज्बे के साथ उठ खड़ी होती है। हमें यकीन है कि इस त्रासदी को भूलकर नेपाल भी एक नए जज्बे के साथ उठेगा। जिंदगी एक बार फिर गुलजार होगी। पायल भुयन के साथ प्रभाकर कुमार, काठमांडू, IBN 7।